चलो, आज मैं जो है आप लोगों के सामने क्लास 11th का फंक्शन जो चैप्टर है उसका एक वीडियो लोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो को लोड करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस लेसन को या इस चैप्टर को लेके पूर्वाग्रह बहुत ज़्यादा है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो इस बात को अपने मन से सब लोग निकाल दो, कारण कि ये चैप्टर सिर्फ तब कठिन लगेगा जबकि इसको हम सिंसियरली ध्यान से नहीं देखें। और अगर हम ध्यान से इसको देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं, तो यह भी अन्य चैप्टर की तरह ही आसान है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। वैसे फंक्शंस के डिटेल्स में जो है सो जाने से पहले अभी क्लास 11th में जैसे कि फंक्शन क्या है ये समझना है, और साथ ही साथ ये जो है इसकी मतलब उपयोगिता क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, या कब खोज हुई। तो ये 17th सेंचुरी में ही इसकी खोज हो चुकी थी। एल यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन जो थे 17th सेंचुरी में ही फंक्शन को खोज लिए थे, और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में इसका काफ़ी यूज होता है फंक्शन का। लेकिन अभी हम क्लास 11th के बच्चों के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि तुम लोग पहले ध्यान से इसको देखो, और फंक्शन बहुत ही आसान है। कोशिश करो कि ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो है फंक्शन, यहां पर फंक्शन जो होता है एक प्रकार का ये रूल है, एक प्रकार का ये नियम है, जिस नियम के कारण किसी एक नॉन एम्प्टी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे नॉन एम्प्टी सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो उस रूल को हम फंक्शन कहते हैं। द रूल, फंक्शन का डिफिनेशन है द रूल अंडर व्हिच each element of a non-empty set A is associated with a unique element of another non-empty set B, then this rule is called a function from set A to set B. It is denoted by a function f from A to B or a function f from A to B. ठीक है? तो the rule under which each element of a non-empty set A is associated with a unique element of another non-empty set B, then this rule is called a function from A to B, and it is denoted by a function f from A to B or a function f from A to B. ठीक है? तो अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करते हैं एक सेट A है और दूसरा सेट B है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, और A से B में एक रूल वर्क कर रहा है, जिस रूल का नाम f रखे, फंक्शन f,
और x का रिलेशन y से हो रहा है f रूल के वजह से। तो सिंस y इज रिलेटेड टू x ड्यू टू रूल f, सिंस y इज रिलेटेड टू x ड्यू टू रूल f, so y can retain as fx। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ए नॉन एम्प्टी सेट ए है, उसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरे नॉन एम्प्टी सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से संबंध हो रहा है। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन एसोसिएशन सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से हो रहा है ड्यू टू रूल एफ, इसलिए इस एफ को कहते हैं ए से बी में ये फंक्शन है। और सिंस y is related to x due to rule f, so y can written in the form of fx। ठीक है, here x is called pre-image of y। x को हम y का pre-image कहेंगे and y is called image ऑफ x। इसका ये इमेज हुआ और इसका ये प्री इमेज हुआ। तो इस प्रकार से ये f जो है रूल है, इस रूल का अगर हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट बनाएं फंक्शन का, तो ये होगा एक ऑर्डर पेयर, इसका एलिमेंट होगा जो कि प्री इमेज और इमेज से बनेगा फॉर ऑल ये सच दैट x belongs to A and y belongs to B। यही हो गया, f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई। ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो है इसका एलिमेंट है इस फंक्शन का, प्री इमेज और इमेज से बना है, और ये जो है प्री इमेज ए में बिलोंग करता है, वाई बी में बिलोंग करता है। अब यहां पर इसको आगे देखना है। अब देखते हैं कि ये y जो फंक्शन का था यहां, फंक्शन f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। इस फंक्शन के बाद अब हमको ये देखना है कि फंक्शन में किन कंडीशंस में फंक्शन जो है वह डिफाइन होता है, फंक्शंस का किन कंडीशन में डिफाइन नहीं होता है, ये सब देखना है। तो यहां पर देखते हैं अंडर व्हिच कंडीशंस ए फंक्शन f from a to b is not डिफाइंड। किन कंडीशंस में फंक्शन ए से बी में डिफाइन नहीं होता है। तो पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि सेट ए लेते हैं और सेट बी लेते हैं, और ये एफ रूल ए से बी में हम लेके चल रहे हैं। इसमें ए बी सी तीन एलिमेंट लेते हैं, इसमें ए बी एलिमेंट लेते हैं, इसमें तीन एल एम एन लेते हैं, एल एम एन। अगर ए का इमेज एल बनता है, ए का इमेज एम बनता है और बी का इमेज एन बनता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि डिफिनेशन अभी हम देखे थे फंक्शन का कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इसमें बी में सिर्फ एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में सिर्फ एक यूनिक इमेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ए का यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, बी में ए का दो इमेज बन गया है। इस कंडीशन में जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इसमें एक यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, तो यह फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा। इफ फॉर
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, यहां पर x को रिप्रेजेंट ये सभी एलिमेंट कर रहा है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट टू और मोर images in B, then function from A to B is not defined. If for all x belongs to A, x सेट A में जो भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है, there exist two or more images in B. x के प्रत्येक वैल्यू के लिए अगर सेट B में दो या दो से अधिक इमेज बन रहा है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है. सेंस यहां पर हम फॉर्मूला लिखे थे f(x) = y होता है. तो f प्री इमेज a लेते हैं, प्री इमेज a लिए, इसका इमेज l बन रहा है. प्री इमेज a लेते हैं, फिर इसका इमेज m बन रहा है. तो इमेज y, l और m बन रहा है, लेकिन प्री इमेज x ही है. तो एक ही इमेज का ये एक ही प्री इमेज का दो इमेज अगर बन रहा है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. और कंडीशन सेकेंड है यहां कि इफ अगर ऐसा कंडीशन है, सेट A है, सेट B है, और इसमें एक रूल f डिफाइन हम इस प्रकार करवा रहे हैं. इसमें 3 एलिमेंट सपोज करते हैं, इसमें 2 एलिमेंट सपोज करते हैं. A का इमेज L बनेगा, B का इमेज M बनेगा. C में एक एलिमेंट ऐसा रह गया जिसका कोई इमेज नहीं बन रहा है. अगर ऐसा कंडीशन हो कि सेट A में एक भी एलिमेंट छूट जाए जिसका कि B में कोई इमेज नहीं बनता है, तब भी हम कहते हैं कि ये फंक्शन A से B में डिफाइन नहीं होगा. इफ देयर एग्जिस्ट x, इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, मतलब x जो रिप्रेजेंट ए को कर रहा है, इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A देयर इज ए वैल्यू of x which has not an image in B. If for all x belongs to A, there is a value of x which has not an image in B, then function f is not defined from A to B. अगर ऐसा कंडीशन हो कि A में कोई भी x का एक ऐसा वैल्यू हो जिसका कोई इमेज B में नहीं हो, ऐसे कंडीशन में भी फंक्शन A से B में डिफाइन नहीं होगा. इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A में x को रिप्रेजेंट ये सभी कर रहा है. तो इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A देयर इज ए वैल्यू ऑफ x, ए वैल्यू ऑफ x C ले रहे हैं, देयर इज ए वैल्यू ऑफ x व्हिच हैज नॉट एन इमेज इन B, जिसका कोई इमेज B में नहीं है, तब भी इस कंडीशन में फंक्शन A से B में डिफाइन नहीं होता है. तो इस प्रकार से यही दो कंडीशन है जबकि फंक्शन A से B में डिफाइन नहीं होगा. पहला कंडीशन है कि सेट A में कोई भी एक एलिमेंट हो जिसका एक से अधिक इमेज बने, तब भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. दूसरा कंडीशन है कि सेट A में एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई इमेज ही नहीं बने, तब भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. इस दो कंडीशंस के अलावा बाकी हर कंडीशन में फंक्शन A से B में डिफाइन होगा. तो ये जो फंक्शन है, ये एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है, जस्ट वही बात यहाँ पर भी होता है कि जैसे कि कंप्यूटर में जैसे ये है बॉक्स और इधर से ये इनबॉक्स है, इनपुट, और रिजल्ट जो है इधर से आउटपुट प्राप्त होता है. जस्ट यही रिलेशन है यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का, कि प्री इमेज इनपुट हुआ
और इमेज जो है आउटपुट हुआ। जैसे कि हम बिजली का पंखा चलाते हैं तो स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं कि उसका रिजल्ट मिलता है, फैन चलने लगता है, बल्ब चलने लगता है, या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लाइन का सप्लाई होना इनपुट है और रिजल्ट के रूप में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है स्टार्ट हो गया वो आउटपुट है। तो ये रिलेशन जो है फंक्शंस का इनपुट और आउटपुट समझ सकते हैं। प्री इमेज हो गया इनपुट और इमेज हो गया आउटपुट। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम कि आगे है हम कि इसका डोमेन भी होता है, रेंज भी होता है और को डोमेन भी होता है। आखिर है क्या है? आखिर कोई भी फंक्शन जो होता है वह एक डिफिनिट जो है सो उसका अपना प्रांत होता है जिसमें वह परिभाषित होता है। कोई भी फंक्शन ओवरऑल हर जगह परिभाषित नहीं होता, उसका एक अपना जो है दायरा होता है। तो वो दायरा जो है वही होता है उसका डोमेन। यहाँ तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुआ, जैसे कि अभी हम ये सामने में फिगर रखते हैं, ए और बी लेते हैं, ये फंक्शन है एफ और एक्स और ये वाई दैट इज एफ एक्स, इसको लिखे थे। तो डोमेन क्या होता है देखते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। ये जो हुआ जितना भी प्री इमेज है उस प्री इमेज का सेट जो होता है वह डोमेन होता है। द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेज is called domain of function। तो डोमेन ऑफ फंक्शन डोम एफ से डिनोट कर रहे हैं, एक्स सच दैट ये एक्स जो है डोमेन ऑफ एफ जो होता है जितना भी प्री इमेज है सिर्फ वही इसका एलिमेंट होता है जो कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो है सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी जो लेते हैं इसका एलिमेंट सिर्फ एक्स होता है। ठीक है, उसी प्रकार होता है रेंज ऑफ एफ का होता है कि जितना भी इमेज सेट बी में सारे इमेज का जो सेट होता है वह कहलाता है रेंज। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस is called range of f। The set of all images is called range, that is range of f जो होता है क्या होता है, यहाँ पर इसका एलिमेंट y होता है such that x y such that x belongs to a y belongs to b। तो यहाँ पर जो है सिर्फ इमेज जो है इसका एलिमेंट इमेज लेते हैं और उसके बाद होता है कोडोमेन। कोडोमेन जो होता है कोडोमेन हो जाता है तुमको कोडोमेन ऑफ एफ। द सक्सीडिंग सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। सक्सीडिंग सेट क्या होता है, यहां पर बिलोंग्स दे देते हैं, यहां पे ये दे देते हैं। यहां पर जो होता है कोडोमेन द succeeding set is called codomain of है। तो succeeding set क्या हुआ, ये जो है succeeding set मतलब क्या, फंक्शन जो डिफाइन है ए से बी में, तो ये प्रीसीडिंग सेट हुआ, ये सक्सीडिंग सेट हुआ। ये कंप्लीट सक्सीडिंग सेट जो होता है वही कहलाता है कोडोमेन। The succeeding set is called codomain of f। अब इसके बाद जो है एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि ये डोमेन कोडोमेन रेंज ये सब किसी फंक्शन का कैसे निकालना है। उसके बाद होता है जैसे कि हम लेते हैं example, let a function f is defined
फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। कोई फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइन है, डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो है वेयर पहला n जो है, सो ये सेट जो लेते हैं इसका एलिमेंट n है, सच दैट, और या ये जो है सो, और इसे सिंपल वे में अगर समझना है तो इसको ऐसा समझते हैं कि सेट A से B में डिफाइन करवाते हैं, वेयर A इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 4 और B इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है सेट A से सेट B में ये फंक्शन डिफाइन है इस रूल के द्वारा। तो फंक्शन जो है, क्योंकि पहले इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं फिर ग्राफिकली देखते हैं, तो सिंस f(x) इज इक्वल टू क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू y होता है। x है प्री इमेज यहां से लेना है, y है इमेज यहां से लेना है। तो f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको y, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4। जब प्री इमेज 2 लिए तो इमेज 4 मिला y का वैल्यू, फिर प्री इमेज 4 लेते हैं, तो प्री इमेज 4 लेते हैं तो यहां पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, अर्थात प्री इमेज 4 है तो इमेज हो गया 16। तो इस प्रकार से जो है f जो हम बनाएंगे फंक्शन का एक सेट, तो ऑर्डर से प्री इमेज और इमेज से बनता है। तो प्री इमेज हो गया 2 और इमेज हो गया 4, प्री इमेज 4 इमेज 16, बस यही दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट फंक्शन का बना इस रूल के कारण। तो यह रूल जो है, इस रूल के कारण सेट A का प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में एक सिर्फ यूनिक एलिमेंट से रिलेशन शो कर रहा है। इस रूल के वजह से 2 का एक यूनिक रिलेशन हो रहा है 4 से, और 4 का एक यूनिक रिलेशन हो रहा है 16 से। तो इस रूल के कारण जो कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसके एक यूनिक एलिमेंट से संबंध हुआ, इसीलिए इस रूल को कहते हैं फंक्शन। अब यहां पर डोमेन अगर देखें तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, डोमेन ऑफ f प्री इमेज के सेट को कहते हैं। तो प्री इमेज 2 और 4 है, तो 2 और 4 हो गया। जब हम फंक्शन बना लिए तो प्री इमेज कौन है देख रहे हैं, प्री इमेज का सेट हो गया डोमेन। और रेंज f क्या होगा, डिफिनेशन लिखे अभी, रेंज कहलाता है इमेज के सेट को कहते हैं। तो इस फंक्शन में देखो ये प्री इमेज और ये इमेज है, इमेज 4 हुआ 16 हुआ, तो इमेज का सेट ले लेते हैं 4 और 16, ये हो गया रेंज ऑफ f। और उसके बाद कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन होगा कोडोमेन ऑफ f। तो कोडोमेन कहते हैं सक्सीडिंग सेट को। सक्सीडिंग सेट फंक्शन डिफाइन है a से b में, तो सक्सीडिंग सेट b है ना, सक्सीडिंग सेट b है, b ये कंप्लीट होगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16, ये कंप्लीट जो है कोडोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। तो प्री इमेज का सेट को हम डोमेन कहते हैं, इमेज का सेट को रेंज कहते हैं, और कंप्लीट सक्सीडिंग सेट को कोडोमेन कहते हैं। इस प्रकार ये सिंपल कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। और इसको ग्राफिकली अगर हम देखें तो ग्राफिकली देख सकते हैं कि सेट A लेते हैं, सेट B लेते हैं, A से B में फंक्शन डिफाइन है f, जो कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस रूल के रूप में इसके प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन B के एलिमेंट से यूनिक एलिमेंट से रखना है।
ए में सिर्फ 2 एलिमेंट है 2 4, इसका एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 16, तो 2 का रिलेशन है 4 से, मतलब 2 का इमेज बन गया 4 और 4 का इमेज बन गया 16। तो यहां पर देख रहे हैं ये क्या हो गया हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 4 हो गया प्रीमेज का सेट, दैट इज डोमेन ऑफ एफ, ये फंक्शन का डोमेन हो गया। इमेज हुआ 4 और 16, तो 4 और 16 का सेट जो है 4 और 16 का वो हो गया रेंज, और कंप्लीट सक्सीडिंग सेट बी जो है वो इस फंक्शन का कोडोमेन हो गया। तो ये जो है बहुत ही आसान तरीके से फंक्शंस क्या है, किन कंडीशन में फंक्शन जो है डिफाइन होता है या नहीं होता है, और फंक्शन का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, बहुत ही आसान तरीके से देखें। और उसके बाद जो है इसमें आगे जो होता है, अब जैसे कि कोई फंक्शन दे दिया, उस फंक्शन का कहेगा कि डोमेन और रेंज निकालो, तो उसका देखते हैं कि एग्जांपल। अब जैसे एक एग्जांपल के फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे उसके बाद इसका डोमेन और रेंज कहता है कि बताओ। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए देखते हैं यहाँ पर कि अभी तो इससे पहले डोमेन रेंज निकाले, बहुत ही सिंपल वे में समझ लिए, लेकिन इस टाइप का फंक्शन दे देगा, कहेगा डोमेन और रेंज निकालिए, तो क्या कहेंगे, एफ एक्स को वाई कहते हैं, तो सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको y लिखो, y इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि रूट के अंडर जो है ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता है तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर का सॉल्यूशन जो होता है वह कभी भी रियल नहीं होता है, वह हो जाता है इमेजिनरी। तो लेकिन यहां पर हमको रियल सॉल्यूशन चाहिए, तो फॉर रियल सॉल्यूशंस रूट के अंदर जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो रूट के अंदर लेस देन 0 इसका वैल्यू होने का मतलब है कि नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा तो रूट अंडर नेगेटिव कभी भी रियल नंबर नहीं आता है। इसलिए रियल सॉल्यूशन के लिए ये वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और इसके बाद जो है इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, इसको सीधा कर लेते हैं x, जब ये इधर लाएंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, और इसका मीनिंग होता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 एंड लेस देन और इक्वल टू प्लस 2। ये जो है इनइक्वालिटीज का प्रिंसिपल जो है, उस प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटीज से इसको हमेशा लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जब लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, इसका मीनिंग होता है कि x माइनस 2 से ग्रेटर और इक्वल टू और प्लस 2 से लेस एंड इक्वल टू होता है। तो इस वैल्यू से x क्या होता है, x होता है प्री इमेज, तो प्री इमेज का हमको निकल गया। डोमेन मतलब क्या होता है, उसका प्रांत होता है, मतलब क्या, कहां से कहां तक x का वैल्यू लिया जा सकता है। x रियल तो है, लेकिन एनी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन
सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, कहां से कहां तक x को लेना है इसे पता चल रहा है कि हम -2 से +2 तक ही x का मान लेंगे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो x का मान अगर -2 से छोटा ले लें या +2 से बड़ा ले लें तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। करके देख लो, x का मान 2 तक ही लेना है, x का मान अगर 3 ले लें तो x का मान 3 लो, तो 3 का स्क्वायर 9, तो √4 - 9 दैट इज √5। रूट के अंदर माइनस आ गया जिसका सॉल्यूशन रियल नहीं होगा। -2 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए या -2 के बराबर होना चाहिए। -2 से अगर हम छोटा -3 ले लें तो -3 का वैल्यू रखो, x का वैल्यू -3 का स्क्वायर +9 फिर होगा, तो 4 - 9 दैट इज -5, फिर रूट अंडर निगेटिव आएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन फिर रियल नहीं आने वाला है। अर्थात इसका दायरा जो है फंक्शन का ये हमको आ गया -2 से +2, इससे नीचे और इससे ऊपर बड़ा वैल्यू ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए डोमेन प्रीमेज से बनता है, प्रीमेज x को कहते हैं, तो प्रीमेज का सेट ये होगा। तो प्रीमेज का सेट क्या होता है? डोमेन। तो डोमेन हो गया हमारा फंक्शन का -2 से +2, इसको क्लोज इंटरवल में -2 से +2 लिख सकते हो। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है -2 और +2 इंक्लूड है और उसके बीच का जो वैल्यू है वो भी सब वैल्यू इंक्लूड है। या ये तो हो गया इंटरवल फॉर्म में, और ऐसा भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f को सेट बिल्डर फॉर्म में कि x such that x is greater than or equal to -2 and less than or equal to +2 for all x belongs to real number है। और इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। इसका जो डोमेन हुआ तीनों में से जो इच्छा है लिख सकते हो। अब इसके बाद आता है नंबर रेंज निकालने का। तो रेंज निकालेंगे, देखो रेंज निकालने के लिए फिर लो f(x) इज इक्वल टू ये f(x) इज इक्वल टू √4 - x²। ये f(x) मीन्स y इक्वल टू √4 - x²। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दोगे तो इधर y² हो जाएगा, ये रूट इधर हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब इंटरचेंज करते हैं, x² इधर आएगा प्लस हो जाएगा और y² उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू हो गया √4 - y²। तो ये x का वैल्यू निकाल लिए। अब यहां पर देखते हैं कि जैसे यहां पर देखे थे कि रियल सॉल्यूशन के लिए इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, वैसे इसको भी रियल सॉल्यूशन के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो फॉर रियल सॉल्यूशंस 4 - y² जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि यार लेस देन 0 होगा तो फिर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा इमेजिनरी होने के कारण। तो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज उधर कर देते हैं, 4 या स्क्वायर इधर ले आओ, √4 ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इसलिए +-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इसको सीधा कर दोगे y लेस देन और इक्वल टू +-2। जस्ट ऐसा ही केस आ गया, इसका मीनिंग हो गया y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन और इक्वल टू +2। मतलब इसका रेंज जो निकला, रेंज में भी वही बात आ रहा है कि y का मान -2 से +2 के बीच ही यहां आ सकता है। अगर यहां पर y का मान -2 से छोटा और +2 से बड़ा लेंगे y का मान, तो ये फंक्शन फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर रियल नंबर नहीं आएगा। इसलिए अब y के वैल्यू से क्या निकलता है, y तो यहाँ इमेज है, तो इमेज से क्या निकलता है, इमेज के कलेक्शन को रेंज कहते हैं। तो रेंज निकल गया फंक्शन का, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल में -2 से +2 लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो निकला यहां पर हम निकाल लिए, रेंज जो निकला वो रेंज भी क्या है, -2 क्लोज इंटरवल -2 से +2, डोमेन भी निकला -2 से +2। तो डोमेन निकालने के लिए x का देखना होगा क्या है वैल्यू,
और रेंज निकालने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा y के टर्म में। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है ये देखना पड़ेगा। y के वैल्यू से रेंज प्राप्त होता है, x के वैल्यू से डोमेन प्राप्त होता है। क्योंकि x प्री इमेज है, इसके वैल्यू से डोमेन प्राप्त हो जाएगा, y है इमेज, तो इमेज के वैल्यू से प्राप्त हो जाता है रेंज। और सक्सीडिंग सेट तो पता ही है, सक्सीडिंग सेट क्या होता है, वो सक्सीडिंग सेट जो होता है वह हो जाता है कंप्लीट यहाँ कोडोमेन। तो आज जो है हम फंक्शन क्या है वो तुम लोग को पता है, किन कंडीशंस में फंक्शन सेटिस्फाइड होता है, किस कंडीशन में फंक्शन सेटिस्फाइड नहीं होता है ये देखें। उसके बाद फंक्शन का डोमेन रेंज कोडोमेन कैसे निकालते हैं ये देखें। तो आई होप कि आज जो बताए हैं बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल जो है कहीं कठिनाई नहीं हुई हो ऐसा हम समझते हैं। तो इसको ध्यान से देखो और जो भी ओपिनियन हो वह कमेंट बॉक्स में जो है सो भेजो। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो है हम अगर डालेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो देखेंगे, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उनका डोमेन रेंज कैसे निकलता है, बहुत सारे और टॉपिक इसमें है। तो आज जो है हम यहीं पर करते हैं बंद इस वीडियो को और इसके बारे में अपनी राय जरूर सब लोग दो।